नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन हो तो आप सीक्वेंस को हमारी बुक के हिसाब से मिला सकते हैं। इसके अलावा हमने हर वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं उसके नीचे या कहीं ऊपर साइड में उस एग्जाम का नाम डेट के साथ लिखा हुआ है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड एग्जाम 25/2/2012 पेपर 1 नॉर्थ जोन फर्स्ट सीटिंग में आए हुए हैं। तो आप इस एग्जाम के हिसाब से, इस डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने बुक में, अपने एडिशन में ढूंढ सकते हैं। देखिए, अप्रोच आप हमारी जानते हैं, हम सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कॉमन एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्या सुटेबल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, पैटर्न को फॉलो किया जाना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शुरू कर लेते हैं देर किए बिना ही। द न्यूज वाज, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है जो फिल करना है। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। अब ये सुटेबल ऑप्शन आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे हो सकता है, ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो सकता है, आपकी वोकैबुलरी के बेसिस पे हो सकता है, और जो आपका सेंस है, जो बेसिक सेंस है किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, उसके आधार पर भी हो सकता है। सेंटेंस को शुरू कर लेते हैं। न्यूज यहाँ पर एक नाउन है और इससे पहले लगा हुआ है एक आर्टिकल। आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनरी होते हैं और डिटरमाइन करते हैं नाउन को। द यहाँ पर बता रहा है कि न्यूज किसी डेफिनेट, किसी स्पेसिफिक न्यूज की बात की गई है। देखिए, न्यूज आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि प्लूरल है, लेकिन इसको सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। तो ये जो आपकी यूनिट हो गई एक सिंगुलर नाउन हो गया, और निश्चित तौर पर ही आप इसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट इसको बनाया जा सके। कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है जिसका कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जा सके। तो निश्चित तौर पर ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। इसी वजह से जो आपकी वर्ब आई है वो एक सिंगुलर वर्ब आई है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आनी चाहिए थी। और ये जो वर्ब है बी की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब जब बी होती है तो एक लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बता चुका हूँ चिल्ला चिल्लाकर, नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें एडवर्ब न कह के कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है गुड, जो कि एक एडजेक्टिव है। अब देखिए, एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए कोई ना कोई एडवर्ब ही आ सकता है। इसके अलावा और कोई पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला जो फंक्शन होता है वो एडवर्ब में ही होता है। इसके बाद में यहाँ पर टू बी इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, इसका फंक्शन मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चूंकि इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें रहता है, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब लगी हुई है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एक और एडजेक्टिव आ गया जो कि इस लिंकिंग वर्ब के साथ आने वाला कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हो गई सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि एडवर्ब कौन सा वाला आना चाहिए, और ये पता होने के लिए जो यहाँ पर चारों वर्ड लिखे हुए हैं, चारों के चारों एडवर्ब हैं, और हमें एडवर्ब के फंक्शन पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करता है, किस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किस तरह की स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एज से, पीछे से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए वर्ड लिखा हुआ आपके सामने एज। एज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो एज वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। चूंकि हमें यहाँ पर एडवर्ब की फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसके एडवर्ब वाले फंक्शन पर यहाँ फोकस करेंगे। एज जब एडवर्ब होता है तो एक तरह से एडवर्ब हो डिग्री होता है। एडवर्ब डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं, किसी की डिग्री बताने के लिए लगाए जाते हैं, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की डिग्री बताने के लिए लगाए जाते हैं। अब ये जो एज है एडवर्ब डिग्री तो है, लेकिन ये किस तरह का मीनिंग को कन्वे करता है, किस तरह की डिग्री को का रिफरेंस ये देता है, ये रिफर करता है टू द सेम डिग्री, टू द सेम डिग्री एज समथिंग एल्स। मतलब समथिंग एल्स मतलब किसी और चीज की, किसी और एडजेक्टिव की है, किसी और एडवर्ब की है, किसी और थिंग की डिग्री से कंपैरिजन करता है। मतलब
एज एक ऐसी डिग्री को रिफर करता है जो डिग्री किसी और चीज की हो। इट मीन्स ये एक तरह से कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में यूज होने वाला वर्ड है। एज को जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आप लगाएंगे उसकी डिग्री का कंपैरिजन ये करेगा समथिंग एज की डिग्री से, टू द सेम डिग्री एज समथिंग एज। यहां पर ये वाला जो एज लगा हुआ है ये एक प्रीपोजिशन के फंक्शन में है, इसीलिए इसके बाद समथिंग आ गया ऑब्जेक्ट बनकर। ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस जब लिखूंगा आपके सामने तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा सी sang स्वीटली, ये सेंटेंस लिखा मैंने। आप जानते हैं कि सी यहाँ पर प्रोनाउन एक सब्जेक्ट हो रहा है, सैंग यहाँ पर मेन वर्ब हो रही है जो कि मैंने इंट्रांजिटिवली यूज की है, इसीलिए मैंने इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। लेकिन मैंने लिखा है एक एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर लगाए जाते हैं किसी भी एक्शन का या वर्ब का ढंग बताने के लिए, मैनर बताने के लिए। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कलर ज्यादा पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सी sang as sweetly, ठीक है। अब देखिए वही सेंटेंस में मैंने क्या लगा दिया, ये स्वीटली क्या था, एडवर्ब मैनर था। अब इस एडवर्ब मैनर की यानी कि इस एडवर्ब की डिग्री को बताने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एज लगा दिया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एज एक कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में यूज होता है, मतलब एज जिसकी भी डिग्री बताएगा, किसी एडजेक्टिव की या किसी एडवर्ब की डिग्री जब वो बताएगा तो उसकी डिग्री की कंपैरिजन किसी और की डिग्री से करेगा। तो जो किसी और की डिग्री हम लिखते हैं वो भी हम एज प्रीपोजिशन लगाकर लिखते हैं। सेइंग एज स्वीटली एज अ नाइट एंगल। नाइट एंगल एक वर्ड होता है जो कि बहुत ही स्वीटली साउंड करता है, बहुत ही स्वीट आवाज उसकी आवाज होती है। तो यहां पर सी के सिंग एक्टिविटी के मैनर की डिग्री को कंपेयर किया जा रहा है नाइट एंगल के साउंड से। नाइट एंगल के जो गाना है उसकी जो साउंड है उसकी स्वीटनेस की डिग्री से। तो यहाँ पर ये वाला जो एज है इसको आप प्रीपोजिशन कंसीडर कर लेंगे और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो एज है ये उस सेम डिग्री को रिफर कर रहा है, रिफर्स टू द सेम डिग्री। किस सेम डिग्री को रिफर कर रहा है, जो सेम डिग्री इस नाइट एंगल की आवाज में थी। इस कंटेक्स्ट में हम एज को एक एडवर्ब मैनर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूं और अच्छे से आपको क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने लिखा सी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स बट आई डोंट हैव एज मच, ठीक है। अब यहां पर कंपैरिजन करने के लिए मैंने कोई दूसरा एज प्रीपोजिशन नहीं लगाया है। मैं इस मच के बारे में चलो पूरा ही सेंटेंस इंटरप्रेट कर देता हूं। सी यहां पर प्रोनाउन हो गया जो कि एक सब्जेक्ट है, हैज यहां पर मेन वर्ब हो गई जो कि एक पोजीशन को रिफर करती है, और पोजीशन में है अ लॉट जो कि इसकी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर हमने ये बताया कि हम किसके अ लॉट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। फिर हमने बट कंजंक्शन लगाया जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, डिफरेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। आई हमने प्रोनाउन के रूप में एक सब्जेक्ट लगा दिया, डोंट हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दी, हैव यहां पर हमारी मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के बाद यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आई डोंट हैव एज मच। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ना लगाकर हमने क्या लगाया, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाया, और इस मच से हम क्या लगा रहे हैं, इस मच से हम रिफर कर रहे हैं उतनी ही बुक्स को जितनी बुक्स उसके पास थी, ठीक है। यहां पर ये जो मच है, मच रिफर कर रहा है, ठीक है, हाँ, मच रिफर कर रहा है उतनी ही बुक को जितनी बुक शी के पास थी। तो यहां पर ये जो एज एडवर्ब के रूप में लगाया गया है इसके कंपैरिजन के लिए लगाया गया है, और हैव जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब थी उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, उसको हमने ऑब्जेक्ट न देकर इनट्रांजिटिवली यूज कर लिया। यूं कहिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है, लेकिन हमने यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इनहेरेंटली मीनिंग में आ गया। और यहाँ पर ये जो एज है ये कंपेरिजन कर रहा है उसके बुक के अमाउंट से जो कि जितनी बुक सी के पास थी। मच यहाँ पर रिफर कर रहा है उतनी बुक जितनी बुक सी के पास थी, और एज उस बुक से कंपैरिजन करने के कंटेक्स्ट में हमने यूज कर लिया। तो ये हो गया एज का फंक्शन। बात कर लेते हैं सो की। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, मैं आपको यहाँ पर एक गलती कर गए हम। यहाँ पर
यहां पर मच नहीं मैनी आना चाहिए, है ना। आई डोंट हैव एज मैनी, क्योंकि मच तो मैनी काउंटेबल के लिए, बुक तो काउंटेबल है ना, तो यहां पर मैनी आना चाहिए। अगला एडवर्ब था हमारा सो, सो की बात कर लेते हैं। सो देखिए, सो भी जो है ना एक एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होता है, सो भी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होता है। और सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है, इनफॉर्मल वे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वेरी या एक्सट्रीमली के मीनिंग को रिफर करता है, एक्सट्रीमली के मीनिंग को रिफर करता है। एक्सट्रीमली के सिमिलर मीनिंग को, सिमिलर लिखता हूं मैं, एक्सट्रीमली के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिखना चाहूं, सी सेंग, वही पुराना वाला सेंटेंस मैंने सो के साथ लिख दिया, सी सेंग सो स्वीटली। देखिए, जब मैंने सो को बोला तो मैंने सो को थोड़ा सा खींच कर बोला, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यहाँ पर इस स्वीटली की डिग्री को रिफर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सो है ना, इसके बारे में बता दूं, इसको थोड़ा सा खींच कर बोला जाता है, और यहाँ पर ये वेरी और एक्सट्रीमली के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। लेकिन सो के बारे में एक बात बहुत जरूरी है जो पता होनी चाहिए, कि सो है तो एडवर्ब डिग्री, तो जब जिस डिग्री को ये रिफर करता है वो एक इंडिकेटेड डिग्री होती है। यानी कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सो रिफर्स टू सच अ डिग्री, टू सच ए डिग्री दैट इज इंडिकेटेड। कोई इंडिकेटेड डिग्री होती है, मतलब सो के द्वारा जिस डिग्री, स्वीटली की एक डिग्री को रिफर किया जा रहा है सो के द्वारा, तो जिस डिग्री को रिफर किया जा रहा है वो एक इंडिकेटेड डिग्री है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इस सेंटेंस को बोलते हैं तो वो डिग्री सुनने वाले के अंडरस्टूड सेंस पर, यानी कि उसके सेंस पर डिपेंड करती है। जैसे हम कह रहे हैं सी सैंग सो स्वीटली, जिसको भी हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, जिसको भी हम स्पीच ये बोल रहे हैं, वो स्वीटली की एक इंडिकेटेड डिग्री को अज्यूम कर लेगा। कितना स्वीटली? जितना स्वीटली वो उस समय पे बोल रही है। हमने किसी को गाते हुए सुना, और जितना स्वीटली वो गा रही है, जितना स्वीटली वो उस टाइम पे गा रही है, उसी को हमने इंडिकेटेड डिग्री मानकर उसी को रिफर कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मल बनाना चाहते हैं, इस सेंटेंस को फॉर्मल कम्युनिकेशन में लाना चाहते हैं, तो हमें उस इंडिकेटेड डिग्री को लिखना पड़ता है दैट क्लोज जोड़कर। अगर मैं इसको लिख दूं, सी सैंग सो स्वीटली, अब इतना लिखा मैंने इनफॉर्मली तो सही है, सुनने वाला अपने आप अंदाजा लगा लेगा कि कितने स्वीटली की बात की जा रही है, जितना स्वीटली वो उस टाइम पे गा रही है या बोल रही है, ठीक है। उसके सेंस पर डिपेंड करता है, इनहेरेंटली अंडरस्टूड हो जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे कोई कितना स्वीटली गा रहा है, उसी डिग्री को इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करता हूं तो मुझे डैट क्लोज लगाकर उस डिग्री को, इस इंडिकेटेड डिग्री को, उस बेस रेफरेंस को लिखना पड़ता है। मैं लिखूंगा सी सैंग सो स्वीटली दैट एवरीवन वांट्स टू लिसन टू हर। अब ये जो मैंने डैट क्लोज लगाकर जो लिखी है, ये डैट क्लोज लगाकर मैंने इसकी वो इंडिकेटेड डिग्री लिखी है, जिस इंडिकेटेड डिग्री को लगाने के लिए सो को मैंने लगाया है, ठीक है। ये हो गई इंडिकेटेड डिग्री, यानी कि ये वो बेस रेफरेंस हो गया जिसको बेस मानकर मैं सो को लगा रहा हूं, सो के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। चूंकि डैट कंजंक्शन लगाते हैं, डैट क्लोज लगाते हैं मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए मैंने डैट क्लोज लगा दी। तो सो को इस कंटेक्स्ट में हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरी। वेरी भी एक तरह का एडवर्ब ऑफ डिग्री ही है। ये एक्चुअली में चारों आपके सामने लिखे हैं एडवर्ब डिग्री है। वेरी एक एडवर्ब डिग्री है, और ये टू अ ग्रेट डिग्री को रिफर करता है, किसी ग्रेट डिग्री को, यानी कि किसी डिग्री को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। ये यूं कहिए कि ये एक्सट्रीमली के मीनिंग को, एक्सट्रीमली के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, सी प्लेड वेरी वेल, ठीक है। अब ये जो वेरी है, ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर है। किसका मैनर बताने के लिए लगाया गया है? प्लेट का मैनर बताने के लिए लगाया। हमने एक एडवर्ब डिग्री लगा दी इस वेल के
डिग्री को, इसकी स्ट्रेंथ को, इसके अमाउंट को इंप्रूव करने के लिए। अगर यहाँ पे वेल की जगह लिखा होता बैडली तो भी ठीक था। वेल का अगर वेल, देखिए वेल और वेरी वेल में क्या डिफरेंस है? ये जो वेरी वेल है और वेल में क्या डिफरेंस है भाई? ये इससे ज्यादा स्ट्रोंग होगा। उसी तरह से बैडली में और वेरी बैडली में डिफरेंस है। वेरी बैडली में यहां पर परफॉर्मेंस जितनी खराब होगी उससे ज्यादा परफॉर्मेंस वेरी बैडली के केस में खराब होगी। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री को अगर कोई पॉजिटिव वर्ड लिखा है तो उसको और ज्यादा इंप्रूव कर देगी, अगर कोई नेगेटिव वर्ड लिखा है तो उसको और ज्यादा वर्स कर देगी। वेरी को इस कंटेक्स्ट में लगाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगा सकते हैं हम, जैसे मैं लिख सकता हूं द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे चल लेते हैं टू पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारे इस सेंटेंस से रिलेटेड। ये जो टू होता है ये भी एक तरह का एडवर्ब ऑफ डिग्री ही है। ये भी एक तरह का एडवर्ब ऑफ डिग्री ही है। अब ये देखिए, इन एडिशन के मीनिंग को कन्वे कर देता है। इन एडिशन या ऑल्सो के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। क्या सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा सी हैज अ कार, सी हैज ए कार एंड अ बाइक टू। इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में, जब वो ऑल्सो टू, ऑल्सो या इन एडिशन के मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है तो मैं टू को सेंटेंस के लास्ट में लिखता हूं। यहां पर टू का मतलब होता है इन एडिशन या ऑल्सो। दोनों में से कोई एक मीनिंग को ले सकता है, दोनों मीनिंग को भी जस्टिफाइबली ले सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा आपके दैनिक जीवन से उठा के। आप अपने लवर को अगर आई लव यू बोलते हो तो आपको बदले में, अगर आपसे भी प्यार करता है तो क्या बोलता है? आई लव यू टू बोलता है। तो यहाँ पर टू को इस कंटेक्स्ट में सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर टू ऑल्सो के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है। ये तो हो गया बड़ा बेसिक सा, जो कि टू का एक यूज है। एक यूज और है टू का जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर इस सिचुएशन में टू लगाया जाता है एक ऐसी डिग्री को रिफर करने के लिए जो कि मोर या लेस देन डिजायरेबल हो। जो हमारी डिजायरेबल डिग्री है, जितनी डिग्री हम चाहते हैं, जितने अमाउंट हम चाहते हैं, उससे ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं टू रिफर्स टू अ डिग्री दैट इज मोर या लेस देन डिजायरेबल, डिजायरेबल, रिक्वायर्ड या सफिशिएंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टी इज हॉट। सिंपल सेंटेंस लिखा मैंने, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, ये हॉट एक एडजेक्टिव हो गया जो कि कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, लिंकिंग वर्ब इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए आ गई। मैंने कहीं किसी डिग्री का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में लिख दूं द टी इज टू हॉट, तो अब मैंने एक ऐसा एडवर्ब लगाया है, ये टू है। देखिए इस कंटेक्स्ट में टू को उस वर्ड से, उस एडजेक्टिव से, उस एडवर्ब से पहले लगाया जाता है जिसके मीनिंग को वो मॉडिफाई करने के लिए आया हो। मैं यहां पर लिख दूं इस कंटेक्स्ट में, जब वो इस मीनिंग को कन्वे करता है, इस टू इस फंक्शन में होता है, तो इस कंटेक्स्ट में टू को उस वर्ड से, एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव होगा या कोई एडवर्ब होगा, उससे पहले लगाया जाता है जिसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए वो आया है। ठीक है, पिछले वाले सेंटेंस में मैंने टू को लास्ट में लगाया था, यहां मैं उस एडजेक्टिव से पहले लगा रहा हूं। ठीक है, अभी जो टू है ये लगाया गया है हॉट की, हॉट एडजेक्टिव है, लेकिन हॉट में इसकी ये जो क्वालिटी है, ये जो हॉटनेस है, इसमें इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। कोई कितनी हॉट होगी, कोई ज्यादा हॉट होगी, कोई कम हॉट होगी। तो यहाँ पर टू एडवर्ब को लगाया गया है इसकी डिग्री बताने के लिए। और ये क्या डिग्री बता रही है कि यहाँ पर जितनी डिजायरेबल हॉटनेस थी उससे ज्यादा हॉट है। मतलब यहाँ पर हॉटनेस की स्ट्रेंथ या उसकी डिग्री ज्यादा हॉट है। मतलब यहाँ पर कन्वे ये किया जा रहा है कि जो आपकी टी है वो हॉटर देन डिजायरेबल है। हॉटर देन डिजायरेबल, जितनी हॉट आपको चाहिए थी उससे ज्यादा हॉट टी आपके सामने पेश कर दी गई।
ठीक है। और यहां पर देखिए जब हम टू को एक एडवर्ब बनाकर लगाते हैं इस मीनिंग में, इस कंटेक्स्ट में, तो यहां पर एक इंटेंडेड मीनिंग होता है। अगर आपकी टी हॉटर देन डिजायरेबल है, हॉटर देन सफिशिएंट है, जितनी सफिशिएंट हॉटनेस उसमें होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हॉटनेस उसमें, उससे ज्यादा गर्म वो है, तो एक इंटेंडेड मीनिंग होता है कि यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और इस यू डोंट लाइक इट अगर डिजायरेबल डिग्री से या डिजायरेबल अमाउंट से कोई चीज ज्यादा है, कोई डिग्री ज्यादा है, तो यू डोंट लाइक इट, यू डोंट नीड इट। तो ये जो है एक नेगेटिव मीनिंग, इसके साथ एक नेगेटिव मीनिंग जुड़ा रहता है, एक इंटेंडेड मीनिंग नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटेंडेड मीनिंग जो है नेगेटिव होता है, इंटेंडेड मीनिंग नेगेटिव होता है। भाई आपने चाय मंगाई, चाय आई डिजायरेबल हॉट से ज्यादा, जितनी डिजायरेबल हॉट जितनी डिग्री आपको चाहिए थी उससे ज्यादा चाय आई, तो आप उसको लाइक थोड़ी करोगे, आप उसको पी थोड़ी सकते हो। थोड़ी देर तक आप उसको रखा रहने दोगे, 5-10 मिनट उसको ठंडा होने का, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आने का वेट करोगे, उसके बाद उसको कंज्यूम करोगे। अब देखिए इसी सेंटेंस को, ये जो मैंने फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। इस एडजेक्टिव फ्रेज में ही एक कॉम्प्लीमेंट लगा दिया जाता है ये बताने के लिए कि इसके एक्सेसिवली हॉट होने का कॉन्सिक्वेंस क्या है। जैसे मैंने यहां पर लिखा द टी इज टू हॉट, हॉट टू हॉट का मतलब मोर हॉट या होटर देन डिजायरेबल, ठीक है, होटर देन डिजायरेबल, जितनी जितनी हॉटनेस की जरूरत थी उससे ज्यादा। अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर मैंने एक इन्फिनेटिव लगा दिया 2 + V1, और इस इन्फिनेटिव को मैं एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लगाता हूं, और ये कॉम्प्लीमेंट मैंने लगाया है इस डिजायरेबल, इस मोर देन डिजायरेबल डिग्री के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाने के लिए, ठीक है। यहां पर हॉट एडजेक्टिव हो गया, टू हो गया एडवर्ब, और ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। और इस एडजेक्टिव फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए अगर मैंने इन्फिनेटिव को लगाया है, तो भले ही मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई भी ऐसा, कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कुछ भी ऐसी चीज जो किसी के मीनिंग को पूरा करे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रही है, इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रही है, तो मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट कह दिया। लेकिन बेसिकली ये जो 2 + V1 इन्फिनेटिव लगाया है, जो चूंकि एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताने के लिए लगाया है, तो मैं इसको एडवर्ब फ्रेज ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। इतनी बात पक्की हो गई। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट मैंने लगाया है, ये बताने के लिए लगाया है कि इसके टू हॉट होने का कॉन्सिक्वेंस क्या था, डिजायरेबल डिग्री से ज्यादा हॉट होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, टू ड्रिंक, सो इट कैन नॉट बी ड्रिंक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मीनिंग यहां पर वही आएगा, आपकी जो टी है वो क्या है, हॉटर देन डिजायरेबल है, हॉटर देन डिजायरेबल है। और होटर देन डिजायरेबल का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सो इट कैन नॉट बी ड्रंक, इट कैन नॉट बी ड्रंक, इट कैन नॉट बी कंज्यूम, ठीक है। भाई टी आपकी होटर देन डिजायरेबल है, और इसका कॉन्सिक्वेंस है कि इट कैन नॉट बी ड्रिंक। ये नेगेटिव मीनिंग के साथ रहता है ना, ये जो टू हॉट है ये मीनिंग नेगेटिव ले जाता है, क्योंकि डिजायरेबल तो है नहीं, डिजायरेबल होती तो कंज्यूम कर लेते, डिजायरेबल नहीं है, सो यू डोंट लाइक इट, यू कैन नॉट ड्रिंक इट, इट कैन नॉट बी ड्रिंक, इसको नहीं कंज्यूम किया जा सकता। ये यहां पर थोड़ा सा मीनिंग रहता है। अब देखिए अगर इसी बात को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं ना, नए पेज पर चल लेते हैं, इसी सेम बात को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं तो मैं सो एडवर्ब का यूज करके भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं द टी इज सो हॉट दैट इट कांट बी ड्रंक, ठीक है। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक, ये एग्जैक्टली वही बात लिखी है मैंने जो मैंने इस सेंटेंस में लिखी, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन मैंने 2 डिग्री लगा, 2 एडवर्ब का इस्तेमाल करके दी इस तरीके से, और वही सेम इंफॉर्मेशन मैंने 100 एडवर्ब डिग्री लगा कर दी। दोनों की दोनों सेम इंफॉर्मेशन है, सेम मीनिंग को कन्वे कर रही है, बस मैंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। अब देखिए कहानी, इतनी बात तो समझ में आ गई कि टू को किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, किस मीनिंग को कन्वे करता है और क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में उठा था, और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ सकती है कि टू के साथ ऐसा क्या है कि हमने जब टू को एडवर्ब डिग्री की तरह इस्तेमाल किया तो हमने वहां पर इन्फिनेटिव लगाया, और सो के साथ ऐसा क्या है कि जब हमने सो को एडवर्ब डिग्री के रूप में प्रयोग किया तो हमने डैट कंजंक्शन लगाकर एक डैट क्लोज लिखी। देखिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वापस से सेंटेंस पर आ जाता हूं। एक बेसिक सी बात है, एक बेसिक सी चीज है जो मैं पिछले भी कई लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ये जो
इन्फिनेटिव होते हैं ना, जितने भी इन्फिनेटिव होते हैं 2 + v1, ये इन्फिनेटिव वाले एक्शन वो एक्शन होते हैं जो मेन वर्ब के बाद होने वाले एक्शन होते हैं। मतलब ये जो इन्फिनेटिव वाला एक्शन था मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन है, लेकिन टू लगाकर हमने इस इन्फिनेटिव के साथ एक नेगेटिव सेंस जोड़ दिया, और वो सेंस ये है कि ये अब एक्सेसिवली हॉट होने की वजह से नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक्शन मेन वर्ब के बाद होने वाला था, लेकिन टू हॉट होने की वजह से या एक्सेसिवली हॉट होने की वजह से इसके साथ एक नेगेटिव मीनिंग जुड़ गया, और इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो गया कि ये एक्शन अब नहीं होने वाला है। तो इस ना होने वाले एक्शन को भी या होने वाले एक्शन को भी हम किससे बताते हैं? इन्फिनेटिव से बताते हैं। और यही रीजन रहा होगा कि मीनिंग के हिसाब से ग्रामेरियंस प्रीफर करते हैं अगर टू एडवर्ब डिग्री लगाई जा रही है तो उसके साथ इन्फिनेटिव लगाया जाए। मैं फिर से मैं अपना स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं कि ये जो इन्फिनेटिव होता है ये मेन वर्ब के साथ होने वाला एक्शन होता है, लेकिन टू लगाकर, टू एडवर्ब डिग्री लगाकर हमने इसके साथ एक नेगेटिव सेंस जोड़ दिया, और ये हो गया ना होने वाला एक्शन। और ना होने वाला एक्शन ये इसलिए हो गया क्योंकि जो टू था वो एक इस हॉटनेस की मोर देन डिजायरेबल डिग्री को बता रहा था, जो कि एक कॉन्सिक्वेंस इसका है कि ये ना होने वाला एक्शन हो गया। अब ये एक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर जो है हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जबकि जो डैट क्लोज लगाई जाती है वो किसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाई जाती है। सो एडवर्ब लगाया था हमने तो हम किसी इंडिकेटेड डिग्री को रिफर कर रहे थे। अब वो इंडिकेटेड डिग्री यहाँ तक हमें नहीं मिली, लेकिन अगर हमें मेन क्लोज से रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और वो क्लोज लगाकर लिखते हैं। यही रीजन रहा होगा कि हम टू के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं और सो के साथ हम लगाते हैं डेट क्लोज। तो आपका सेंटेंस आपके सामने है। अब मुझे आप ये बताइए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से चारों एडवर्ब को मैंने बता दिया, क्या लगा हुआ है? इन्फिनेटिव लगा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या लगाना चाहिए? टू लगाना चाहिए। ठीक है, द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू, है ना। न्यूज सही, मतलब न्यूज टू गुड है टू बी ट्रू, मतलब इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज मतलब इतनी अच्छी है कि इसको ये सही नहीं हो सकती, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये कहा जा रहा है, ये मीनिंग कन्वे किया जा रहा है। द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब टू रिफर कर रहा है गुडनेस की एक ऐसी डिग्री को जिसने नेगेटिव कर दिया टू बी के मीनिंग को, और इंटेंडेड मीनिंग निकल के आ रहा है दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये हो गया आपका 22वां सेंटेंस जिसमें आएगा दूसरा ऑप्शन। तो जैसे आप इन्फिनेटिव देखे टू लगा देंगे, और डेट क्लोज देखते तो सो लगा देते। एज कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में आ जाएगा वेरी एक सिंपल एडवर्ब डिग्री होता है। आप इसके बाद जो है इन्हें पहचानने लग जाएंगे। 23वें पर बात कर लेते हैं। 23वां सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस मेरे सामने आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ मजा आया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हाउ मच लॉन्गर जो है पूरी की पूरी एक एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है। टाइम क्लोज कह रहा हूं, फ्रेज है। ठीक है, पूरी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है। हाउ मच लॉन्गर लगाकर किसी के टाइम की इंक्वायरी की जा रही है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ब्लैंक, उसके बाद आया दिस बुक। ऑप्शन में क्या है? सब्जेक्ट है ऑप्शन में। अभी हम देख लेंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा वाला गलत है, लेकिन ऑप्शन में है क्या क्या देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। मतलब सारा का सारा आइटम जो है यहीं पे लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शंस में लिखा हुआ है। चारों ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक वर्ब है नीड। चारों ऑप्शन में एक कॉमन वर्ब है नीड। नीड के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो नीड वर्ब है इसके मीनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नीड है, पहली बात तो ये कि एक नाउन भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग, द रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग, द रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग या द नेसेसिटी ऑफ समथिंग, उसका मतलब हो जाता है नीड। इसके अलावा नीड जो है मोडाल वर्ब भी हो जाती है, मोडाल वर्ब हो जाती है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होती है। जब मोडाल पढ़ाऊंगा, मोडाल चैप्टर पढ़ाऊंगा या कहीं किसी सेंटेंस में नीड मोडाल आ गया तो वहां पर बताऊंगा। इसके अलावा तीसरा यूज, जबकि नीड मेन वर्ब होती है तो उसका मीनिंग होता है टू हैव समथिंग। हैव टू लगाया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए, पूरा लिख देता हूं अच्छे से, टू हैव टू
हैव समथिंग। अच्छा ये वाला टू तो मैंने इन्फिनेटिव बनाने के लिए लगा दिया। ये वाला जो हैव टू है ये ऑब्लिगेशन बताने के लिए, और ऑब्लिगेशन खुद नेसेसिटी को बताता है। और फिर इसके बाद आ गया हैव समथिंग, मतलब किसी चीज को पजेस करने का, किसी चीज को हैव करने का, किसी चीज को ओन करने का ऑब्लिगेशन हो, तब हम नीड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, नीड का मतलब होता है टू वांट समथिंग वेरी मच, टू वांट समथिंग वेरी मच। रिक्वायर भी यूज कर सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर नीड का मतलब हो गया टू रिक्वायर समथिंग वेरी मच, समथिंग वेरी मच। अब ये देखिए, चाहे मैं हैव यूज करूं, चाहे मैं वांट यूज करूं, चाहे मैं रिक्वायर यूज करूं, चाहे मैं नीड यूज करूं मेन वर्ब के रूप में, ये सारी की सारी वर्ब स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेटिव वर्ब जो वर्ब होती है वो स्टेट बताने के काम में आती है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्शन नहीं होता है। केवल टाइम टेकिंग एक्शन को ही गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है, उन्हीं को कंटिन्यूअस स्टेट में लाया जा सकता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब कोई टाइम टेकिंग एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये गोइंग ऑन नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए इनको कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं बनाया जा सकता। तो जब नीड वर्ब एक स्टेटिव वर्ब है और उसको कंटिन्यूअस में बनाया ही नहीं जा सकता, तो आपके दो ऑप्शंस ऊपर वाले तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, इनको तो वैसे ही हटा दो। देखिए, मैं स्टेटिव वर्ब के बारे में बार बार बताता रहता हूं, और मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है स्टेटिव वर्ब पर कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है, उनका क्या मीनिंग होता है, किस कंटेक्स्ट में यूज होती है, कंटिन्यूअस स्टेट में क्यों नहीं आती। पिछले कई 7, 8, 10 लेक्चर में मैं इसके बारे में बता चुका हूं, और वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में भी इससे रिलेटेड लेक्चर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लें कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है। फिलहाल मैंने आपके लिए कुछ स्टेटिव वर्ब्स लिखवाई हैं। बार बार स्टेटिव वर्ब्स आती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मुख्य स्टेटिव वर्ब्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। एक बार जो बोर्ड पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, 2-4 बार इसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये सारी वर्ब जो मैंने लिखी है ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव मीनिंग में यूज की जाती हैं। ये वर्ब्स कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती, क्योंकि ये वर्ब टाइम टेकिंग एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। कौन कौन सी वर्ब है? अडोर, एग्री, डिसएग्री, अपीयर, लुक, सीम, अप्रिशिएट, बिलीव, कंसर्न, डिनाई, डिजर्व, डिटेस्ट, डिसलाइक, लाइक, लव, हेट, डाउट, फील, हियर, नो, लोएथ, माइंड, नीड। देखिए नीड यहाँ पर ये मैंने वर्ब लिखी है आपके सामने, ये हो गई हमारी नीड। मीन, ऑफ, प्रोमिस, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, फॉरगेट, रिजेंबल, सेटिस्फाई, सी, सरप्राइज, टेस्ट, थिंकिंग, अंडरस्टैंड, इमेजिन, नोटिस, परसीव, प्रीफर, वांट, विश, होप, बी, एग्जिस्ट, have, possess, consist of, contain, comprise, cause, depend on, equal, include, involve, lack on, measure, way। इनके बारे में एक बात और बता देता हूं, जरा बड़ी लॉजिकल है। इनमें से जो ज्यादातर वर्ब्स आपको मिलेंगी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मिलेंगी। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब सेंस से होता है, परसीव करना, यानी कि सेंसोरी वर्ब्स मिलेंगी जो सेंसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जैसे लाइक है, लव है, जिसमें सारा दिमाग का खेल होता है, सेंस करने वाली बात होती है। मीन है, नो है, लोथ, माइंड, रियलाइज, प्रोमिस, ये सारे के सारे इनमें सेंसेस का यूज होता है, तो सेंसोरी वर्ब्स इनको कहा जाता है। इमेजिन, नोटिस हो गया, परसीव हो गया, प्रीफर, वांट, विश। बाकी की ये जो वर्ब्स इधर वाली लिखी हुई है ये मिलेंगी वर्ब्स ऑफ पजेशन, या पजेशन को या ओनरशिप को रिफर करने वाली वर्ब। हैव, पजेस, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कंप्राइज, कोज, डिपेंड ऑन थोड़ी सी अलग है, इक्वल थोड़ी सी अलग है, इंक्लूड, इन्वॉल्व, लैक, ऑन, मीजर थोड़ी सी अलग है, वे थोड़ी सी अलग है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली वही वर्ब्स हैं। इनको ये याद करने का तरीका होता है। इनके बारे में मैं बता चुका हूं कि स्टेटिव वर्ब्स कंटीन्यूअस स्टेट में नहीं आती, मतलब इनकी आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब बनाकर हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारी वर्ब्स कहीं पर भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मिल जाए तो निश्चित तौर पर ही वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सही कह रहा हूं मैं, ये भले ही स्टेटिव वर्ब है लेकिन इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल पॉसिबल है, इनको मेन वर्ब बनाकर आईएनजी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। अगर ये कहीं पर आईएनजी फॉर्म में लिखी हुई मिले तो निश्चित तौर पर ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं हो रहा है। स्टेटिव वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल पॉसिबल होता है, क्योंकि प्रेजेंट
पार्टिसिपल पूरी तरह से फाइनाइट वर्ब तो होते नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो बस काम चलाने के लिए वो उस मीनिंग को रिफर कर देते हैं, लेकिन मेन वर्ब बनाकर आप इनको कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं ला सकते। ये बात हो गई स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। और नीड आपकी एक स्टेटिव वर्ब है, इसी वजह से ये जो दो ऑप्शन है ऊपर वाले इनको तो पहले ही हटा दो। अब बाकी के दो ऑप्शन में से छांटने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए इनमें से कौन सा वाला सही होगा, हमें देखना होगा हाउ मच लॉन्गर का मीनिंग क्या है, वो किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, उसका क्या फंक्शन है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, एक फ्रेज होती है आपकी हाउ लॉन्ग, और एक फ्रेज होती है आपकी हाउ मच लॉन्गर। ये वाली फ्रेज भी और ये वाली फ्रेज भी दोनों की दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है। एडवर्ब टाइम फ्रेज है, किसी टाइम पीरियड की इंक्वायरी करने के लिए, किसी टाइम की इंक्वायरी करने के लिए इनको लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंस में लगाया जाता है और किसी टाइम की इंटेरोगेशन के लिए लगाया जाता है। हालांकि हाउ लॉन्ग को और हाउ मच लॉन्गर को किसी की लेंथ जानने के लिए भी लगाया जा सकता है, वो भी एक यूसेज है। लेकिन अभी हम जिस यूसेज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये टाइम के बारे में इंक्वायरी करने के लिए लगाए गए हैं, तो इनको एडवर्ब टाइम फ्रेज कंसीडर करना होगा। एडवर्ब टाइम फ्रेज है दोनों की दोनों। देखिए, हाउ लॉन्ग को हम तब यूज करते हैं जब हमें पता करना हो कि कोई भी सर्टेन इवेंट स्टार्ट होने के बाद, शुरू होने के बाद कितना समय लेगा, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हम देखिए रूल रेगुलेशन तो मैं लिखवाता नहीं हूं, मुझे कभी याद भी नहीं हुए, छोटी मोटी चीजें लिखवा देता हूं, तो ये आपको समझाने के लिए। हाउ लॉन्ग हम तब यूज करते हैं जब हमें यह पता करना हो कि कोई सर्टेन इवेंट स्टार्ट होने के बाद कितना समय लेगा, या कितना समय उसने लिया या कितना समय लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारी टाइमलाइन है और अभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर छोड़ दो, अगर मैंने यहां पर इस टाइमलाइन पर कहीं पर भी कोई इवेंट, मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर स्टार्ट होना है, इस पॉइंट पर ये एक्शन है, कोई इवेंट है, कोई एक्टिविटी है, स्टार्ट होनी है, चलनी है और यहां खत्म हो जानी है, तो इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए ही मैंने क्या लगाया है, हाउ लॉन्ग लगाया है। लॉन्ग के मीनिंग से पता चल रहा होगा कि वो एक ड्यूरेशन को इंक्वायर करने के लिए लगाया गया है, ड्यूरेशन के बारे में इंटेरोगेट करने के लिए लगाया गया है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा वो पॉइंट है जब हमने किसी भी सेंटेंस को रिपोर्ट करना है हाउ लॉन्ग का यूज करके, और बाय डिफॉल्ट यही क्या है, प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में खत्म हो गया, और मुझे उसके ड्यूरेशन की इंक्वायरी करनी है, तो चूंकि वो पास्ट का था तो मैं क्या लिखूंगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, ठीक है। पास्ट में किसी इवेंट ने, उस इवेंट को मैं इट से रिफर कर रहा हूं, सब्जेक्ट से, कितना टाइम लिया, ठीक है। हाउ लॉन्ग उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इवेंट ऐसा है कि मैंने यहां पर सेंटेंस बोला लेकिन इवेंट यहां पर शुरू होगा, फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर के किसी पॉइंट पर शुरू होगा, चलेगा और यहां खत्म हो जाएगा, और मुझे अगर इसके ड्यूरेशन के बारे में पता करना है, तो मैं देखिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको, दोबारा मैं दोहरा देता हूं, हाउ लॉन्ग का प्रयोग मैं उस इवेंट के लिए करता हूं जो इवेंट अभी स्टार्ट होना है, और स्टार्ट होने के बाद वो खत्म होने तक कितना समय लेता है, पूरी टाइम ड्यूरेशन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। तो अगर मैं कहीं पर भी कोई सेंटेंस बोल रहा हूं और मैंने प्रेजेंट के पॉइंट पर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर लिया, तो इसका मतलब वो जो इवेंट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। अगर फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले किसी इवेंट के, किसी एक्शन के टाइम ड्यूरेशन के बारे में पता कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। और मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल में एक ऐसे फ्रीक्वेंट इवेंट की बात कर रहा हूं जो बार बार हो जाता है, जो डेली हो जाता है, जो परसों हुआ था, उससे पहले दिन हुआ था, जो आज भी हुआ है, जो कल भी होगा, डेली कोई ना कोई काम होता है, यानी कि फ्रीक्वेंट होता है।
यहाँ पर भी वो हो रहा है, यहाँ पर भी वो हो रहा है, यहाँ पर भी हुआ, प्रेजेंट में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर, मतलब डेली होता है, फ्रिक्वेंट वे में होता है। डेली नहीं होता तो 3 दिन छोड़ के होता है, या मंथली होता है, वीकली होता है, या ईयरली होता है, लेकिन फ्रिक्वेंट होता है। तो ऐसा इवेंट जो पास्ट में भी हुआ हो, प्रेजेंट के लिए वैलिड हो, जो फ्यूचर में भी होगा, वो हो जाता है टाइम इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा परमानेंसी का उसमें सेंस आ जाता है। तो ऐसे को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आता हूँ। तो मुझे यूज करना चाहिए ऐसे फ्रिक्वेंट नेचर के इवेंट को बताने के लिए, हाउ लॉन्ग डू इट टेक। डू नहीं डज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों ही सेंटेंस मैंने लिखे हैं, बिल्कुल आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि किस तरह की मीनिंग को हम यहाँ पर रिफर कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मैंने तीनों ही सेंटेंस में इंडेफिनिट स्टेट यूज की है, क्या मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस स्टेट या परफेक्ट स्टेट यूज कर सकता था? या इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं कि हाउ लॉन्ग के साथ अगर हम हाउ लॉन्ग लगाकर किसी टाइम की इंक्वायरी कर रहे हैं तो हम उसके साथ कौन सी स्टेट का यूज करें। भाई टेंस तो हमने पता कर लिया कि पास्ट में भी लगाया जा सकता है, प्रेजेंट में बनाया जा सकता है, फ्यूचर में बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेट क्या होनी चाहिए? इंडेफिनिट स्टेट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस स्टेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए जरा मेरी ये चीजें सुनो। देखिए हम यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं पूरे के पूरे एक ड्यूरेशन के बारे में, पूरी एक ड्यूरेशन के बारे में, जबकि जिस पॉइंट पर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, चला और खत्म हो गया, जो पूरी ड्यूरेशन है स्टार्ट होने से एंड तक के पॉइंट की जो बीच की ड्यूरेशन है, इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस स्टेट इस्तेमाल की जाती है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किसी पॉइंट पर किसी एक्शन को गोइंग ऑन दिखाने के लिए, और परफेक्ट स्टेट यूज की जाती है किसी पॉइंट पर कंप्लीशन दिखाने के लिए। तो अगर हम कंटिन्यूअस स्टेट का प्रयोग करते हैं तो हम किसी ड्यूरेशन में किसी एक्शन को किसी पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो एक्शन गोइंग ऑन है उसके बारे में ये बात सही है कि वो किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ होगा और किसी पॉइंट पर उसे एंड होना है, तो होगा तो वो भी एक ड्यूरेशन में ही, किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही होते हैं कंटिन्यूअस स्टेट के एक्शन। लेकिन जब हम किसी एक्शन को कंटिन्यूअस स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी पॉइंट पर हम उसको गोइंग ऑन दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा फोकस जो है उस पॉइंट पर चला जाता है जिस पॉइंट पर वो गोइंग ऑन हो। जब हम किसी स्टेट को कंप्लीशन में दिखाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्टेट के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा फोकस चला जाता है उसके कंप्लीशन वाले पॉइंट पर या उसके कंप्लीशन वाले एस्पेक्ट पर। हालांकि जो एक्शन कहीं पर कंप्लीट हुआ है वो एक्शन भी कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा, किसी एक ड्यूरेशन के लिए चला होगा, और जहां पर कंप्लीट हुआ वो उसका एंड पॉइंट होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कंप्लीशन हुआ है इस पॉइंट पर, लेकिन ड्यूरेशन तो हर एक्शन में रही होगी। लेकिन हमारा जो फोकस है कंप्लीशन दिखाने के दौरान, परफेक्ट स्टेट लगाने के दौरान, उस पूरी ड्यूरेशन पर ना होकर केवल उस पॉइंट पर होता है, उस कंप्लीशन वाले एस्पेक्ट पर होता है। तो अगर हम कंटिन्यूअस स्टेट लगाते हैं या परफेक्ट स्टेट लगाते हैं हाउ लॉन्ग के साथ, तो हमारा फोकस इस पूरे टाइम इंटरवल से हटकर उस स्पेसिफिक पॉइंट पर चला जाएगा जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई एक्शन गोइंग ऑन रहा होगा या कंप्लीशन में रहा होगा। इसीलिए मेरा यह मानना है कि हाउ लॉन्ग के साथ इंडेफिनिट स्टेट ही एप्रोप्रिएट है, बाकी की स्टेट इसके साथ मीनिंगफुल नहीं है। तो यहां पर इंडेफिनिट स्टेट हमने लगाई है, कंटिन्यूअस स्टेट नहीं लगा सकते थे, परफेक्ट स्टेट भी नहीं लगा सकते थे। ठीक है, हाउ लॉन्गर की बात कर लेते हैं, हाउ मच लॉन्गर की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा हाउ मच लॉन्गर। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा बता देता हूं। देखिए हाउ मच लॉन्गर हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका हो, चल रहा हो, और चलते वक्त हमें पूछना हो ये और कितना समय लगेगा, यानी कि उस आने वाली ड्यूरेशन का हमें पता करना हो, आने वाले टाइम इंटरवल का हमें पता करना हो। और ऐसे भी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं टाइमलाइन ड्रॉ नहीं करता हूं ना, तो चीजें जो है ब्लर रहती हैं। ये मैंने टाइमलाइन ड्रॉ की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें बाद में देख लेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक्शन यहां पर इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पर वो स्टार्ट होगा, चलेगा चलेगा, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। यहां हमारे दिमाग में आई, इस पॉइंट पर हमारे दिमाग में आई कि यार पूछ लेते हैं और कितना चलेगा, आधे घंटे से चल रहा है। या मान लेते हैं कि ए वो टाइम ड्यूरेशन है जब से ये चल रहा है, हम यहां पर पूछना चाहते हैं कि और कितना चलेगा। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं उस पॉइंट पर पहली बात तो ये एक्शन गोइंग ऑन है, जिस एक्शन के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो कंटेक्स्ट तो प्रेजेंट का ही हो गया।
दूसरी बात, हम भले इंक्वायरी यहां पर कर रहे हैं और ये एक्शन हमारे पास गोइंग ऑन है, लेकिन हमारा फोकस इस गोइंग ऑननेस पे नहीं है, ये जो अभी तक हो गया उस पे नहीं है। हमारा हमारा फोकस है कि अभी कितना समय लेगा, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। हमारा फोकस है कि ये अभी और आगे कितना समय लेगा, और आगे जितना समय लेगा कंसीडर कर लेते हैं कि वो बी है। अब हम बी देखें, एक मीनिंग यहां से एक कितना बेसिक से लेके जा रहा हूं आपको। कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, चल रहा है, इस पॉइंट पर आकर हमारे दिमाग में आई कि यार काफी देर से चल रहा है, ए ड्यूरेशन से चल रहा है, ए टाइम इंटरवल हो गया इसको चलते हुए, पता कर लेते हैं आगे और कितना होगा ये। तो यहां पर मैं जो इंक्वायरी कर रहा हूं उस एक्शन के बारे में कर रहा हूं जो एक्शन इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है, लेकिन मेरी इंक्वायरी इसके गोइंग ऑननेस के बारे में नहीं है, ये इस ड्यूरेशन के बारे में नहीं है, मेरी इंक्वायरी है इस टाइम इंटरवल के बारे में। और ये टाइम इंटरवल है मेरे इस पॉइंट के हिसाब से फ्यूचर का। और चूंकि पूरे टाइम इंटरवल के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूं, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट जिस ड्यूरेशन में वो कंटिन्यूअस रह सकता है उसके बारे में नहीं, किसी ऐसे पॉइंट के बारे में नहीं जहां पर कंप्लीशन दिखा सकता हूं, पूरे उस ड्यूरेशन के बारे में रिफर कर रहा हूं, तो फ्यूचर के साथ साथ मुझे स्टेट यूज करनी चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। और एक चीज और सुनिए जरा, यहां पर देखिए इंटेंडेड मीनिंग, जो इनहेरेंट मीनिंग है वो कुछ ऐसा है, या कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है, सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसी है, हम जो लगने वाली ड्यूरेशन है, जो आने वाली ड्यूरेशन है बी, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से ए से। इसलिए ये जो फ्रेज है ये कंपैरेटिव मानी जाती है, और इस कंपैरेटिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए मैंने लॉन्ग नहीं लोंगर लगाया है। लोंगर का मैंने इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि मैं इस फ्रेज को कंपैरेटिव सेंस में ले जा सकूं, कंपैरेटिव मीनिंग कन्वे करने वाला बना सकूं। पूरी इस ड्यूरेशन की जो कि अभी लगेगी, जहां यहां पर हमने इंक्वायरी की हाउ मच लॉन्गर लगाकर हमने यहां पर इंक्वायरी की, और इंक्वायरी की आने वाले समय की जो अभी इस पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा। तो इस ड्यूरेशन का कंपैरिजन उस ड्यूरेशन से किया जा रहा है जो ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई। इस ड्यूरेशन का कंपैरिजन किया जा रहा है अभी तक जितनी ड्यूरेशन लग गई, यानी कि बी का कंपैरिजन किया जा रहा है ए से, या इस पूरी का कंपैरिजन किया जा रहा है ए से। मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है जितनी ड्यूरेशन अभी तक इसको हो गई, उसी कंपैरिजन के कंटेक्स्ट को, उसी कंपैरिजन के सेंस को, मीनिंग को कन्वे करने के लिए मैंने ये कंपैरेटिव वर्ड लगाया हुआ है लॉन्गर। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों लगेगा? फ्यूचर लगेगा इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहा हूं उसके बाद वाले पीरियड के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूं, और चूंकि पूरे ही पीरियड के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूं तो इंडेफिनिट स्टेट, कंटिन्यूअस स्टेट या परफेक्ट स्टेट में तब लगा सकता हूं जब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाना हो या कंप्लीशन दिखाना हो। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट लगाने की कोशिश करता हूं, यहां पर इस टाइम पीरियड को इंक्वायरी करने के लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट लगाने की कोशिश करता हूं, तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है? फ्यूचर के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन। तो मेरा सारा फोकस या मेरी वर्ब का जो फोकस है, ये जो जिस एस्पेक्ट में मैं फोकस कर रहा हूं, वो तो इस पॉइंट पर चला गया जिस पॉइंट पर उस वर्ब का, उस एक्शन का कंप्लीशन हुआ। इस पूरे टाइम पीरियड से तो मेरा सेंस ही छूट गया, इस टाइम पीरियड से तो मेरा फोकस ही हट गया। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट भी यहां पर यूज नहीं किया जाना चाहिए, केवल और केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ये सही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट के पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं। और जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया है वो फ्यूचर परफेक्ट दिया है, मैंने इसीलिए गलत कर दिया इसको, तीसरे ऑप्शन को मैंने इसीलिए काट दिया क्योंकि हाउ मच लॉन्गर के मीनिंग के साथ जस्टिफाइबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। और चौथे ऑप्शन में लगाया गया हैव यू नीडेड। हैव यू नीडेड प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन। प्रेजेंट के पॉइंट पर तो कंप्लीशन हो ही नहीं रहा, प्रेजेंट के पॉइंट पर तो गोइंग ऑन है, कंप्लीशन तो आगे कहीं जाके हो रहा है। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्चुअली में इस सेंटेंस के चारों ही ऑप्शन गलत है। इस सेंटेंस को लिखा जाना था इसी वर्ब के साथ, हाउ मच लॉन्गर विल यू नीड दिस बुक, ये सही सेंटेंस होना था। ठीक है, अब कुछ ग्रामर, कुछ ये गूगल की वेबसाइट वगैरह पर मिल जाएगा या किरण वगैरह में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, गलत है वो, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं अगर किसी चीज को कह रहा हूं सही है या गलत है तो मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूं, मैं डिस्कशन करने के लिए हमेशा ही खुला रहता हूं।
कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रामेरियन अगर समझता है कि ये इस तरह से सही होना चाहिए तो मुझसे आगे बात करें, मुझे लॉजिकली सेटिस्फाई करें। अगर मुझे लगेगा अगर वो मुझे लॉजिकली सेटिस्फाई कर पाएंगे तो मैं उनके सवालों को, मैं उनके जवाबों को भी प्रोत्साहन दूंगा, मैं उस पर बात करूंगा। एक्चुअली में ये सेंटेंस ना कंट्रोवर्शियल रहा होगा, ये एसएससी ने लिख के दे दिया होगा बिना सोचे समझे, ये रहा होगा विवादित, कंट्रोवर्शियल सेंटेंस रहा होगा। 25/2/2012 में आया है, 12 साल हो गए लगभग इसको आए हुए। ये सेंटेंस कंट्रोवर्शियल रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहले दो ऑप्शन इसलिए गलत हो गए क्योंकि स्टेटिव वर्ब थी, ये मीनिंगफुल नहीं है हाउ मच लॉन्गर के साथ, ये मीनिंगफुल नहीं है हाउ मच लॉन्गर के साथ। कंट्रोवर्शियल सेंटेंस रहा होगा, विवादित रहा होगा, एसएससी ने सबको इसके 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 जो मार्क्स है सभी को मिल गए होंगे। ये वाला देख लेते हैं। यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। देखिए हियर यू इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड फॉर्म में बनाया गया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। यू आ गया सब्जेक्ट, हियर हो गई मेन वर्ब। अब देखिए हैव होता, हैज होता, हैड होता, तो हियर नहीं हियर्ड होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती, इसका मतलब डिड ही होना चाहिए। बाकी हियर जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख गया। पजेसिव केस लिखा हुआ है नाउन, और किसकी स्पीच थी वो पोजीशन के रूप में लगा हुआ है। द आर्टिकल जो लगाया जाता है वो पोजीशन के लिए लगाया जाता है, पजेसिव के लिए नहीं लगाया जाता। तो कोई प्रेसिडेंट के लिए लगाया गया है, और वो प्रेसिडेंट क्या है, डेफिनेट स्पेसिफिक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका 24वां। 25वें पे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। ओहो, आई यहां पर प्रोनाउन हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यहां पर हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब चाहिए इसको, उसके बाद टू लगाया गया है प्रीपोजिशन, और उसके बाद लिखा गया है उसका ऑब्जेक्ट। देखिए टू प्रीपोजिशन जो लगाया जाता है वो डेस्टिनेशन को या लास्ट पॉइंट को, एंड पॉइंट को, हमारी मूवमेंट का जो लास्ट पॉइंट है, हम कहां तक मूव किए, उस लास्ट पॉइंट को, उस डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। क्या लगाया जा रहा है लास्ट पॉइंट के रूप में, द मूवी को। एक्चुअली में द मूवी से एक वेन्यू को रिफर किया जा रहा है, एक प्लेस को रिफर किया जा रहा है, जहां पर भी मूवी चलेगी, कोई थिएटर होगा, कोई मल्टीप्लेक्स होगा, कोई सिनेमा होगा, इनडायरेक्ट वे में उसको रिफर किया जा रहा है, मेटाफोरिकल सेंस में। टू प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लग गया विद प्रीपोजिशन, विद प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन के साथ अगर सम आता है डिटरमिनर तो उसको प्लूरल बना दिया जाता है, मोर देन वन की बात हो रही होती है। लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम लग गया, एडवर्ब टाइम डिसाइड करते हैं टेंस क्या होना है। तो चूंकि लास्ट नाइट की बात चल रही है तो हैव गॉन नहीं, एम गोइंग नहीं, एम गोइंग नहीं वेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। और ये जो विद सम फ्रेंड्स थी, ये देखिए एडजेक्टिव फ्रेज होगी, एडवर्ब फ्रेज होगी। मैं बार बार कहता आया हूं कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस तो उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़कर बनी है, वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनका फंक्शन नहीं बताता। उनका फंक्शन हमें पता चलता है ये देखने पर कि वो किसके लिए आई है, किसको मॉडिफाई करने के लिए आई है। तो विद सम फ्रेंड्स बताता है इस गो के मैनर को। यहाँ पर ये जो गो वर्ब यूज होनी है, वेंट वर्ब जो यूज होनी है, इसके मैनर को बताता है, किस मैनर में गया, किसके साथ गया हो। तो एक तरीके से इसको एडवर्ब मैनर कंसीडर किया जा सकता है विद को। ठीक है, अकेला गया या किसी के साथ गया, भागता हुआ गया, दौड़ता हुआ गया, साइकिल से गया, बाइक से गया, कार से गया, पैदल गया, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मैनर बताने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, ये सवाल तो हो गया, लेकिन अभी अभी इस सवाल से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज मेरे दिमाग में आई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने खोलने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर इस सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दिया जाता, इस सेंटेंस को अगर यहीं पे खत्म कर दिया जाता, सम फ्रेंड्स पे, यहीं पे फुल स्टॉप मार दो, मतलब लास्ट नाइट अगर इसमें नहीं लगा होता, तो इनमें से कौन से वाले ऑप्शन सही हो सकते थे। देखिए वेंट तो तब भी सही हो जाता, भाई लास्ट जरूरी थोड़ी है लास्ट नाइट लगा होगा तभी वेंट लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में किसी एक्शन को दिखाया जा सकता है, एडवर्ब टाइम लगा हो ना लगा हो। एम गोइंग भी लगाया जा सकता है, प्रेजेंट में इस एक्शन को गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है, वो जाते जाते बोल रहा है अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, आई एम गोइंग टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स। एम गोन लगाया जा सकता था क्या? एम गोन नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि एम बी
की फॉर्म है और गोन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव मीनिंग के स्ट्रक्चर में। पैसिव वर्ब पैसिव स्ट्रक्चर के मीनिंग में पैसिव फॉर्म को कन्वे करने के लिए, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ये जो गोन वर्ब है हमारी, ये जो गो है इसी की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। जो गो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बनाओगे किसे पैसिव बनाने के लिए? जब किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो इस वजह से गलत हो गया। लेकिन अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए इज गोन, तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी को भी कंसीडर करना। जैसे मैं लिखूं सी इज गोन, तो क्या ये गलत है या सही है? देखिए, दो कंटेक्स्ट मैंने आपको बताए हैं, दोनों पर ध्यान दो। एक तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया। अब पैसिव तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब गो एक फिजिकल मूवमेंट को रिफर करता है तो वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सके। ये बात तो साधारण क्लियर हो गई, ये बात मैंने यहां पर बताई, दोहरा रहा हूं। दूसरा कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो इज है इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर लो और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कंसीडर कर लो। क्या तब ये सही हो सकता है? क्या तब ये मीनिंगफुल हो सकता है? हो सकता है। लिंकिंग वर्ब अगर इसको मान लिया जाए और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव मान लिया जाए, यानी कि गोन को वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मान लिया जाए, तो गोन का मतलब होता है लॉस्ट या डिसअपियर। ठीक है, लॉस्ट या डिसअपियर। तो ये कहा जा सकता है सी इज लॉस्ट या सी इज डिसअपियर। और मेरे ख्याल से कोई गाना भी है, नाम याद नहीं आ रहा मूवी का, पूरा गाना भी याद नहीं है। उस गाने में एक लाइन है, माई हार्ट इज गॉन। तो यहां पर गो का मतलब फिजिकल मूवमेंट से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हार्ट बाहर निकल के आया छाती से बाहर और उसके पैर लग गए और वो चल के जाने लगा मार्केट को, ऐसा नहीं है। यहां पर गोन का मतलब है लॉस्ट या डिसअपियर। कोई ले गई मेरा दिल, जाओ ढूंढ के लाओ, ऐसा कुछ कंटेक्स्ट है। ठीक है, माई हार्ट इज गॉन, लॉस्ट यहां पर मीनिंग आ रहा है। तो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अगर इस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो वो कंटेक्स्ट नहीं है। यहां पर तो एक फिजिकल मूवमेंट को रिफर किया जा रहा है। तो गो जब फिजिकल मूवमेंट को रिफर करता है तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और उसका पैसिव नहीं बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये दो ऑप्शन आ सकते हैं। क्या ये वाला ऑप्शन आ सकता है? एक्चुअली में इसी ऑप्शन को चेक करने के लिए ही मैंने सवाल पूछा है, और वीडियो आपकी लंबी होती जा रही है, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। क्या आई हैव गॉन टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स आ सकता है? चलो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2-3 सेंटेंस में इस पर लिखाऊंगा, एक ही सेंटेंस लिखाऊंगा, उसी से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, मैंने लिखा एक सेंटेंस, आई हैव गॉन टू जयपुर। जयपुर लिख सकता हूं, टू द थिएटर लिख सकता हूं, द थिएटर लिख दिया। चलो आपका जो ऑब्जेक्ट है द मूवी वही लिख देता हूं, है ना। मूवी एक वेन्यू को रिफर कर रही है, एक प्लेस को रिफर कर रही है। मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैंने क्या यूज किया? मैंने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? प्रेजेंट पे कंप्लीशन। प्रेजेंट का जो पॉइंट है, प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन। तो ये अगर आपकी टाइमलाइन है और ये वो पॉइंट है जब आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, अपने किसी से कहा, और यही वो पॉइंट होता है जहां पर ये जो कि प्रेजेंट का पॉइंट होता है, तो प्रेजेंट पे कंप्लीशन का मतलब क्या है? इस गो वाली वर्ब का, इस गो वाली एक्टिविटी का इस प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन। आप इसी पॉइंट पर सेंटेंस बोल रहे हैं और इसी पॉइंट पर गो वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब जब गो वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, गो वाला एक्शन कंप्लीट हो गया इस रिपोर्ट पॉइंट पर, इस प्रेजेंट पॉइंट पर, इसका मतलब आप जयपुर में हैं। जब आप जयपुर में हैं तो ये जो लोकेशन है प्रेजेंट के पॉइंट पर, ये जयपुर ही है। और जब आप जयपुर में हैं और जयपुर में आना आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको गो वर्ब थोड़ी ना लगानी चाहिए, फिर तो आपको कम लगानी चाहिए। फिर आपको गो वर्ब नहीं लगानी चाहिए, फिर आपको लगानी चाहिए वर्ब कम या अराइव लगानी चाहिए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो गो वर्ब है या जो कम वर्ब है, इनके साथ एक ओरिएंटेशन का सेंस रहता है। जो गो वर्ब है, अरे मेरी बात को समझे आप, मैं क्या कह रहा हूं?
फिर से दोबारा समझा देता हूं अगर कोई बच्चा ना पकड़ा हो तो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट आप लगा रहे हैं तो प्रेजेंट में कंप्लीशन हो गया। प्रेजेंट में कंप्लीशन हो गया इस गो वाली एक्टिविटी का, मतलब कि मैं प्रेजेंट के पॉइंट पर यहां जयपुर में हूं। अगर मैं जयपुर में हूं तो फिर मुझे गो वर्ब थोड़ी ना लगानी चाहिए, फिर तो मुझे कम वर्ब लगानी चाहिए ना। जयपुर में खड़ा होकर अगर ये मैं बात बोल रहा हूं तो इस पॉइंट पर कम वर्ब लगाओ या राइट वर्ब लगाओ। और ऐसा इसलिए हो रहा है, ये गड़बड़ इसलिए हो रही है कि गो और कम के साथ एक ओरिएंटेशन का सेंस रहता है। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, एक ओरिएंटेशन या डायरेक्शन का सेंस रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। देखिए जो आई है वो है स्पीकर। किसी भी सेंटेंस को जो भी बोलता है वो स्पीकर होता है, वो आई होता है, उसको कंसीडर कर लिया आई है। ठीक है, आई ने, स्पीकर ने बात बोली, ये आई है। और आई ने एक सेंटेंस बोला, सी हैज गॉन, ये सेंटेंस बोला। तो गो के साथ जो ओरिएंटेशन, जो डायरेक्शन का सेंस है वो ये है कि सी अवे फ्रॉम द स्पीकर मूव की होगी, यानी कि सी की जो मूवमेंट रही होगी वो स्पीकर से दूर की तरफ रही होगी। यानी कि सी की डायरेक्शन क्या रही होगी, सी के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रही होगी, अवे फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, यहां पर आई है और यहां पर भी सी था, पहले सी यहीं पर थी, लेकिन जैसे ही उसने बोला सी हैज गॉन तो सी इस डायरेक्शन में मूव कर गई होगी। सी के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रही होगी, अवे फ्रॉम द स्पीकर। और जयपुर इधर कहीं होगा और वो जयपुर के लिए निकल गई। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं ये है आई हमारा स्पीकर, अगर मैं लिख रहा हूं सी हैज कम टू जयपुर, तो इसका मतलब सी की जो मूवमेंट रही होगी या कम वर्ब के साथ जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द स्पीकर है, टुवर्ड्स द स्पीकर है। और मैं खुद आई यानी कि स्पीकर जयपुर में हूं, और सी की जो मूवमेंट रही होगी वो टुवर्ड्स द स्पीकर रही होगी। यही तो है इसका मतलब, सी हैज कम टू जयपुर। कम टू मी भी लिख सकता था वो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही जयपुर में है तो ये जो गो है और जो कम वर्ब है इनके साथ एक डायरेक्शन का सेंस रहता है। अब वो डायरेक्शन का सेंस सी के साथ तो ठीक है, सी के साथ तो जस्टिफाइबल है, मीनिंगफुली है और लॉजिकल है, लेकिन वो गो वर्ब का सेंस आई के साथ गलत हो जाता है, क्योंकि आई खुद भी तो मूव कर रहा है। भाई पहले तो आई यहां पर लोकेट था, यहां पर स्टेबल था, सी मूव कर गई, तो सी के साथ उस गो वर्ब का जो गो वर्ब में डायरेक्शन का, ओरिएंटेशन का सेंस है, सी सब्जेक्ट के साथ तो सही है, सी पर्सन के साथ सही है क्योंकि वो एक अनदर पर्सन है। लेकिन जब उसने गो वर्ब का इस्तेमाल खुद के लिए किया तो वो सेंस गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, क्योंकि अब आई खुद भी मूव कर रहा है, और जब वो मूव करेगा, जब आई खुद मूव करेगा तो यहां पर जैसे ही पहुंच जाएगा तो गो वर्ब का सेंस यानी कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। तो इसीलिए ये सेंटेंस हमेशा गलत होता है। जब भी आप लिखते हैं आई हैव गॉन टू जयपुर, इसका मतलब क्या है, आई ने यहां से मूव करना शुरू किया, आई पहले यहां होगा, उसने यहां से मूव करना शुरू किया। गो का मतलब क्या था, अवे फ्रॉम द स्पीकर, अवे फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर तो खुद आई है, स्पीकर ही इस बात को बोल रहा है, स्पीकर ही मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो जा रहा है आगे को तो उस डायरेक्शन का सेंस खत्म हो गया हैव गॉन के साथ। जयपुर यहां पर अगर कहीं है तो इस डायरेक्शन के सेंस जब ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है आई सब्जेक्ट के साथ, इसलिए सेंटेंस को हमेशा गलत माना जाता है। हमेशा ही ये सेंटेंस गलत होता है। सिंटैक्टिकली सही है लेकिन सिमेंटिकली, मीनिंगफुली ये जस्टिफाइबल नहीं है। सी सब्जेक्ट के साथ सही हो गया था क्योंकि वो एक अदर पर्सन था, उसके साथ गो का जो डायरेक्शन का सेंस था वो बना हुआ था, आई के साथ वो डायरेक्शन का सेंस खत्म हो गया। तो अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम एक ऐसी वर्ब को यूज करते हैं जो इस गॉन के मीनिंग को कन्वे कर सके और उसमें डायरेक्शन का सेंस भी ना हो, और वो वर्ब हो जाती है बी। यहां पर बी का मतलब होता है विजिट, टू विजिट ए प्लेस। ठीक है, ये भी एक बी का मतलब हो जाता है एक कंटेक्स्ट में। तो हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आई हैव विजिटेड
जयपुर। ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाता है। आई हैव गॉन टू जयपुर, यानी कि आई के साथ हैव गॉन का मीनिंग कॉन्ट्राडिक्शन में आता है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट था। 25 हो गया हमारा, 26 पर चल लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या है। सी हैज ओनली फ्रेंड्स, डिटर्मिनर दिए गए हैं, इन डिटर्मिनर के बारे में आपको बता दूंगा, आप खुद लगा दोगे कौन सा लगाना है। सी देखिए एक प्रोनाउन हो गया जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है। हैज यहाँ पर जो है मेन वर्ब के फंक्शन में है, सी के हिसाब से हैज आ गई। और ये क्या है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, एक पोजीशन को बताती है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ये आ गया ऑब्जेक्ट, फ्रेंड्स हो गया नाउन। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ही कोई डिटर्मिनर आएगा, और ओनली को लगाया गया है प्री डिटर्मिनर के रूप में। प्री डिटर्मिनर जो होते हैं वो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज से पहले ही आ जाते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पर फ्यूअर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मोर होना चाहिए, अ फ्यू होना चाहिए। इसके बारे में जानने के लिए जरा इस फ्यू डिटर्मिनर को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मैंने बता रहा, एक वर्ड है फ्यू। अब फ्यू का मतलब है, सारे लिख देता हूं, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। सुना होगा आपने इसके बारे में, मैं जरा बता देता हूं, मेरे मन को शांति मिलेगी। देखिए फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी। और हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट नॉट एनी। और नॉट एनी का मतलब क्या हो गया, नो या नन। तो फाइनली कंक्लूसिवली हम कह रहे हैं फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट नन या ऑलमोस्ट नो। ये दो मतलब होते हैं फ्यू के। आ फ्यू का क्या मतलब होता है, आ फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। द फ्यू का क्या मतलब होता है, द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। ठीक है, अब देखिए जो फ्यू रहता है ये ऑलमोस्ट नन को या नो को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रहता है नेगेटिव के मीनिंग में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आ फ्यू रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, तो ये रहता है पॉजिटिव के मीनिंग में, ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट में, मतलब कुछ तो है। और ये ऑल द अवेलेबल को रिप्रेजेंट करता है। ऑल द अवेलेबल को रिप्रेजेंट करने की वजह से पहली बात तो ये डेफिनेट हो जाता है, भाई जितने भी अवेलेबल हैं उनकी बात की जा रही है, तो वो तो डेफिनेट और स्पेसिफिक को रेफरेंस कर रहा है। इसीलिए उस डेफिनेटनेस को दिखाने के लिए, उस स्पेसिफिकनेस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर द आर्टिकल भी लगाया हुआ है। तो ये डेफिनेट हो जाता है, स्पेसिफिक कर देता है उस नाउन को जिस नाउन के साथ लिखा जा रहा है, और ये भी पॉजिटिव मीनिंग में ही होता है, मतलब कुछ तो है, ना होने की बात नहीं की जा रही है। एक बात तो ये। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि जितने भी आपके यहाँ पर डिटर्मिनर लगे हुए हैं, चाहे वो सम हो, चाहे वो मैनी हो, चाहे मैनी हो, सारे के सारे ऐसे डिटर्मिनर हैं जो कि काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। इसीलिए तीनों डिटर्मिनर्स को काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन के साथ, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे डिटर्मिनर मोर देन वन के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, मोर देन वन के कंटेक्स्ट में। देखिए पहली बात तो इसका मीनिंग तो सम है, तो ये तो वैसे ही मोर देन वन हो गया। ऑल द अवेलेबल की बात की जा रही है, तो ये भी मोर देन वन हो गया। यहाँ पर भी जो है हार्डली एनी के द्वारा या ऑलमोस्ट नन के द्वारा या ऑलमोस्ट नो के द्वारा एक से ज्यादा की बात की जाती है। हालांकि वो ऑलमोस्ट नो है, लगभग नहीं के बराबर उसको माना गया है, लेकिन वो एक से ज्यादा ही होगा। अगर एक होता तब तो ए लिख देते या एल लिख देते, फ्यू लगाने की जरूरत ही क्या है। तो एक से ज्यादा ही होगा। हालांकि ये ऐसे डिटर्मिनर है जो इंडेफिनिट नेचर के हैं, ये नहीं बताते कि कितने होंगे, बस ऑलमोस्ट लगाकर हमने बता दिया कि एक से मतलब एक से ज्यादा ही होंगे। अब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, रेफरेंस कर देते हैं ये। तो मोर देन वन के कंटेक्स्ट में अगर यूज होता है तो ये काउंटेबल में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। फिर एक वर्ड है आपका लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, फ्यूअर, FEWER। ये जो फ्यूअर वर्ड है ये फ्यू की ही कंपैरेटिव डिग्री है, और ये भी एक तरह का डिटर्मिनरी है, और ये इस्तेमाल किया जाता है, ये रिफर करता है स्मॉलर नंबर ऑफ समथिंग, स्मॉलर नंबर ऑफ समथिंग। चूंकि कंपैरेटिव है तो ये जो है कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में ही यूज होगा। जब हम कोई कंपैरिजन कर रहे होंगे किसी से कि इसकी संख्या उससे कम है,
तभी हम इसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में, कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में। ये हो गई बेसिक सी बात। फिर एक डिटर्मिनर होता है आपका लिटिल, LITTLE लिटिल। एक होता है हमारा अ लिटिल, एक होता है हमारा द लिटिल। ठीक है, लिटिल का मतलब वही होता है हार्डली एनी, और देखिए हार्डली एनी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं ऑलमोस्ट नॉट। तो ऑलमोस्ट नॉट एनी यानी कि ऑलमोस्ट नॉट एनी, और कंक्लूसिवली इसका मीनिंग निकल के आता है ऑलमोस्ट नथिंग। और मैं नथिंग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे डिटर्मिनर हैं, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और यहां पर लिटिल के मीनिंग में मैंने हार्डली एनी लिख दिया, तो एनी देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है। एनी तो खुद एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है। इसलिए मैंने फ्यू के मीनिंग में भी हार्डली एनी को लिख दिया था क्योंकि वो काउंटेबल के कंटेक्स्ट में था। लिटिल के मीनिंग में भी मैंने हार्डली एनी को लिख दिया क्योंकि एनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो खुद काउंटेबल के साथ भी यूज हो जाता है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो जाता है। मैं पिछले किसी लेक्चर में इसके बारे में बता चुका हूं, आगे भी जब इस पर जिक्र आएगा तो मैं खुलकर बात करूंगा, और जब मैं डिटर्मिनर चैप्टर बताऊंगा तब तो मैं इसको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो लिटिल का मीनिंग हो गया ये, तीनों ही डिटर्मिनर अनकाउंटेबल के कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। आ लिटिल का मतलब हो गया सम बट नॉट मच। ठीक है, देखिए वहां पर मैं मैनी लिख रहा था, वहां पर मैंने मैनी लिखा था क्योंकि काउंटेबल की बात थी। यहां पर मैं मच से कंपैरिजन कर रहा हूं। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को रिफर कर देता है। द लिटिल का मतलब हो गया नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल, ऑल द अवेलेबल। ठीक है, ये दोनों ही आ लिटिल और द लिटिल पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, मतलब कुछ अमाउंट तो है, कुछ तो है। लिटिल नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है, मतलब कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत है उसको नेग्लिजिबल मान लो। ये इस मीनिंग में होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर नेगेटिव मीनिंग में होता है, और ये दोनों पॉजिटिव मीनिंग में होते हैं, पॉजिटिव मीनिंग में अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। फिर एक डिटर्मिनर आपका लिखा हुआ है लेस, LESS लेस। ये जो लेस होता है ये लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो यार, एक तो लेक्चर वैसे ही लंबा हो जाता है, सजा सजा के लिखूंगा तो पता नहीं क्या होगा। लेस का मतलब होता है, लेस रिफर करता है अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ समथिंग, अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे फ्यूअर था वो स्मॉलर नंबर ऑफ समथिंग को रिफर कर रहा था, लेस रिफर करता है स्मॉलर अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा लेस। फिर है हमारा एक फोर, फ्यूअर हो गया, लेस हो गया, अब फ्यू पढ़ लिया। मोर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मोर जो है एडजेक्टिव हो जाता है, ये डिटर्मिनर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब भी हो जाता है। मच और मैनी जो है पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। मोर कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ये तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। मोर रिफर करता है जब हमें किसी थिंग के, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, जब हमें किसी थिंग के नंबर को या अमाउंट को बिगर बताना हो किसी दूसरी चीज के अमाउंट या नंबर से। कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के नंबर का या अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी थिंग से। ये होगी थिंग नंबर 2, किसी दूसरी थिंग के अमाउंट या नंबर से। तो उस कंटेक्स्ट में हम मोर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें बताना है कि थिंग 1 का नंबर थिंग 2 से ज्यादा है, या थिंग 1 अमाउंट बेस से ज्यादा है, या कुछ इस तरह से बिगर है, तो हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। अमाउंट नंबर है, कोई भी चीज अगर हमें बिगर बतानी हो थिंग 1 की, तो हम क्या लगाएंगे, मोर का इस्तेमाल करते हैं। कंपेरिजन के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पे। क्या आप सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई किसी तरह का कंपैरिजन हो रहा है? ये तीनों वर्ड तो कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में लिखे हुए हैं, फ्यूअर, लेस, मोर, तीनों कंपैरिजन है। यहाँ पर हो जाना था आ फ्यू इसलिए आया, आ लिटिल इसलिए नहीं आ सका क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो काउंटेबल नाउन है,
और काउंटेबल नाउन में भी क्या लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल के साथ ही यूज होगा। आ फ्यू यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। सी हैज ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब सम बट नॉट मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए था, सी हैज ओनली सम बट नॉट मैनी फ्रेंड्स, बट नॉट मैनी फ्रेंड्स। ये हो गया आपका 26वें का फोर्थ हो गया। ठीक है, इसी तरह से लॉजिकली रहना है, दिमाग को जो है चलाना है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं खोलकर इतनी डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं, लेक्चर बड़े होने का रिस्क लेते हुए भी, कि आपकी अप्रोच जो है बदल जाए, आपके दिमाग में इस तरह की अप्रोच को मैं डाल दूं, आप इस तरह से लॉजिकली चीजों को समझने लग जाएं और बहुत सारी चीजें आप खुद ही सोचने लग जाएं, खुद ही आपकी रीच इतनी इंप्रूव हो जाए कि आपके दायरे से कुछ भी छूटे ना। तो इसी तरह से आपको लॉजिकल रहना है, इसी तरह से सीखते समझते रहना है, इस अप्रोच को फॉलो कीजिए। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।